नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, your friend, philosopher and guide. Again today with a new topic, a very interesting one और बहुत common है pregnancy में, and that is gestational diabetes mellitus. ये एक बहुत common चीज़ है, आजकल दिखाई पड़ती है क्योंकि डायबिटीज़ इन जनरल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है सोसाइटी में, एंड इसी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स जेस्टेशनल डायबिटीज़ के देखते हैं। ये है क्या चीज़? नॉर्मली कुछ महिलाओं को तो पहले से ही डायबिटीज़ होती है, उनको फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको कि पहले कोई डायबिटीज़, कोई भी शुगर एबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी शुगर्स एबनॉर्मल हो जाती है। हम प्रेगनेंसी को एक डायबिटोजेनिक स्टेट मानते हैं, मतलब कि इससे एक लेटेंट डायबिटीज़ है वो एकदम से सरफेस पे आ जाती है। एंड यूजुअली ये डायबिटीज़ की जो एबनॉर्मलिटी है ये 24 से 28 वीक्स में स्टार्ट होती है। उसके पहले जब पहली बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम ब्लड शुगर कराते हैं, बिल्कुल नॉर्मल आता है, लेकिन अराउंड 24th to 28th वीक जब दोबारा से शुगर कराई जाती है तो देखते हैं कि उनकी फास्टिंग शुगर इज़ मोर देन 95 एंड पोस्ट मील शुगर या पोस्ट ग्लूकोज के बाद 2 घंटे के बाद जो शुगर करते हैं वो इज़ मोर देन 140 एंड देन वी कंसिडर दैट एज जेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी बहुत शुगर की एबनॉर्मलिटी माँ को तो कोई प्रॉब्लम खास नहीं देती, लेकिन बच्चे के लिए ये बहुत डेट्रीमेंटल हो सकती है और बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। बच्चे का वज़न सामान्य से बहुत ज़्यादा हो जाता है। माँ का शुगर ज़्यादा होने से माँ की इंसुलिन लेवल ज़्यादा होता है, बच्चे का शुगर लेवल ज़्यादा होता है, बच्चे का इंसुलिन लेवल ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से ज़्यादा फैट डिपोजिशन, ज़्यादा मस्कुलर डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है और बच्चे बहुत हेवी वेट के हो जाते हैं। और जब ऐसे बच्चों की डिलीवरी होती है तो उनको निकालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे आर वेरी हैवी, उनके शोल्डर फंस जाते हैं जिनको हम शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं, और कभी कभी जब खींचतान के निकालते हैं तो उसमें नर्व इंजरी होने का डर रहता है, उसमें बोनी फ्रैक्चर्स होने का डर रहता है, और ऐसे पेशेंट्स में हमें ज़्यादातर केसेस में जहाँ बहुत बड़े बच्चे हैं हमें ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की पेट के अंदर ही डेथ हो जाती है, सिर्फ बहुत नॉर्मल स्लाइटली एबनॉर्मल ब्लड शुगर्स होने के बावजूद भी ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर डेथ हो गई, जबकि माँ को कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है। कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको इस बात की संभावना ज़्यादा है कि उनको डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होगी? वो महिलाएं जो कि बहुत ओबीज हैं, जिनका कि BMI इज़ मोर देन 30, ऐसी महिलाएं जिनके की फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, जैसे मदर को है या फादर को है या अदर क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनको कि डायबिटीज़ की हिस्ट्री है। ऐसी महिलाएं जिनको पहले की प्रेगनेंसीज में एबनॉर्मल शुगर हो चुका है, या बच्चे बहुत हेवी हो चुके हैं, या पहले की प्रेगनेंसीज में उनके रिकरेंट अबॉर्शंस हो चुके हैं या स्टिल बर्थ्स हो चुके हैं, अगर ऐसी महिलाओं का हम ब्लड शुगर करते हैं प्रेगनेंसी में, देन वी फाइंड कि इनको ज़्यादा संभावना रहती है ब्लड शुगर बढ़ने की। ऐसी महिलाओं को जिनके पहले मेलफॉर्म्ड बेबीज़ हैं, कंजेनिटली मेलफॉर्म्ड बेबीज़ हैं, उनको भी शुगर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जिनकी फ्रैंक डायबिटीज़ है उनको तो काफ़ी ज़्यादा होती है, 6 to 7% या 8-9% भी, लेकिन जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उनको भी करीब 2% पेशेंट्स को बेबीज़ में मेजर कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस होने का चांस रहता है, कंपेयर टू नॉर्मल जहाँ सिर्फ ओनली 1% चांस है। जो महिलाएं अपने शुगर को बराबर रेगुलर चेक करती रहती हैं, जिनको डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है, बराबर चेक करती रहती हैं, उनकी डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रहती है। और जो कभी कभी चेक कराती हैं, कभी डॉक्टर के यहाँ चले गए चेक करा लिया, कभी किसी पैथोलॉजी में जाके चेक करा लिया, उनकी डायबिटीज़ कभी भी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती है पूरी तरह से। माँ का ब्लड शुगर मान लीजिए 190 है या 200 है, उसको कुछ खास नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन बच्चे के लिए इट कैन कॉज हैवॉक्स। अब हम इसको कैसे मैनेज करते हैं डायबिटीज़ को?
एम मैनेजमेंट का ये रहता है कि हमारे जो पेशेंट्स का जो ब्लड शुगर है, ऐसे पेशेंट का, वो फास्टिंग शुगर 95 से ऊपर ना जाए। और सबसे पहले बेसिक्स में हम डाइट कंट्रोल करते हैं। डाइट कंट्रोल में आपकी सारी जो मीठी चीज़ें हैं, शुगर से रिलेटेड जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको टोटली कट कर देते हैं। इवन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी ज़्यादा नहीं, कम से कम, जैसे आलू है या चावल है या इवन गेहूं की रोटी है, ये भी कम से कम इनको लिया जाए। कंपेयर टू दैट ज़्यादा हरी सब्जियां, फल, जो मोटा अनाज है वो लेना चाहिए। और एग्स हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जिनसे कि जैसे चीज़ है या पनीर है, इन सब चीज़ों से ब्लड शुगर मेंटेन रहता है, एकदम स्पाइक नहीं बढ़ता। अलॉन्ग विद डाइट, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज एंड डाइट। एक्सरसाइज में योगा एक्सरसाइज भी हो सकती हैं और सिंपल जिम एक्सरसाइजेज हैं या वॉकिंग है या फिर रनिंग है, जॉगिंग है, ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर। और ज़्यादातर केसेस में जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डाइट और एक्सरसाइज से ही हम कंट्रोल में ले आते हैं। और जो महिलाएं बहुत रेगुलरली अपना शुगर मॉनिटर करती हैं, उनके लिए ये बहुत आसान रहता है। जब इन दोनों चीज़ों के बावजूद शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है, फास्टिंग शुगर 105 या मोर रहता है, तो फिर हम इंसुलिन थेरेपी देते हैं। फिर उसमें स्मॉल डोजेस ऑफ इंसुलिन डिपेंडिंग अपॉन कितना शुगर लेवल है, उसके हिसाब से लॉन्ग एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग दोनों तरह से इंसुलिन दी जाती हैं, उनको देते हैं ऑल थ्रू प्रेगनेंसी, जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती। और डिलीवरी के बाद फिर ये शुगर धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल पे आ जाती है। आजकल कुछ लोग ओरल ड्रग्स भी देने लगे हैं डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए, लेकिन वो एक तो उनसे शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं होता और दूसरे वो बच्चे तक पहुंच जाते हैं उनका, बिकॉज दे क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर और वो बच्चे के सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं। इस वजह से बच्चे को भी उससे नुकसान हो सकता है। तो नॉर्मली वी अवॉइड गिविंग एनी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट कैसे होता है? ऐसे पेशेंट्स को हम यूजुअली 37 या 38 वीक्स के बाद आगे नहीं जाने देते हैं। नॉर्मल जो ड्यूरेशन प्रेगनेंसी की है वो 40 वीक्स होती है, लेकिन 37 वीक्स पे मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, तो 37 से 38 वीक्स के बीच में हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि बाद के 2-3 हफ्तों में इस बात का चांस बहुत ज़्यादा रहता है कि बच्चे की सडन इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो जाए। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी हमको बहुत केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है बच्चे, जिसमें कि ये पता चलता रहे कि बच्चे को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई सब बहुत अच्छी तरह से वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। और जैसे ही 38 वीक्स का टाइम आता है, या तो हम इंड्यूस कर देते हैं, लेबर इंड्यूस करके बेबी को डिलीवर करा देते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा है, इट्स मोर देन 3.5 kgs, या और एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या प्लेसेंटा प्रीविया है या एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस हैं जैसे ब्रीच है या ट्रांसवर्स लाई है, देन वी गो फॉर सिजेरियन सेक्शन स्ट्रेट अवे। आफ्टर डिलीवरी यूजुअली द ब्लड शुगर कम्स डाउन, अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई, प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, तो शुगर्स भी अपने आप नॉर्मल आ जाती हैं। लेकिन इनको 6 to 8 वीक्स पे आफ्टर डिलीवरी इनको री-इवैल्यूएट करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को, कि उनका शुगर कैसा है, नॉर्मल आया कि नहीं आया। और अगर नॉर्मल आ गया है तब भी इन पेशेंट्स को आगे लाइफस्टाइल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज सच पेशेंट्स आर लाइकली टू डेवलप डायबिटीज़ एट अ लेटर डेट। ज़्यादातर महिलाएं, 50% जो ऐसी महिलाएं हैं, वो आफ्टर 20 years दे डेवलप फ्रैंक डायबिटीज़। तो वो फ्रैंक डायबिटीज़ डेवलप जल्दी ना हो, देर में हो, उनको हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उनको किडनी के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उनको और दूसरी प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ से एसोसिएटेड ना हो, इसको बचाने के लिए उनको ऑल थ्रू दीज 20 years बराबर अपनी डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसीलिए तभी वो आगे इसको डिले कर सकती हैं। जो 45-50 में डेवलप होने वाली है, वो हो सकता है बाद में उनको 60 साल में डेवलप हो। ये प्रॉब्लम हर प्रेगनेंसी में आती है, अगर पहली में आई है तो दूसरी में भी आएगी, तीसरे में भी आएगी, अनलेस
लाइफस्टाइल चेंजेस से आपने अपनी शुगर को बहुत अच्छे स्ट्रिक्टली मॉनिटर करके रखा है। ऐसे पेशेंट्स डिलीवरी के बाद अक्सर पूछते हैं कि हम हार्मोनल कॉन्ट्रसेप्शन ले सकते हैं क्या, पिल्स ले सकते हैं क्या? यस, आजकल काफ़ी लो डोज पिल्स आती हैं जिससे कि ब्लड शुगर में जो नहीं बढ़ता है, और ऐसी महिलाएं ब्लड शुगर अपना हार्मोनल कॉन्ट्रसेप्शन ले सकती हैं बिना ब्लड शुगर को रेस किए, और उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।